चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में, अर्थात फोक डांस। तो जैसे कि हमारा जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत हमने जो है लोकगीत के बारे में बात किए थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले अब क्या लोक नृत्य है, और आगे धीरे धीरे हम लोकनाट्य और जो चित्रकला है, शिल्पकला है, जो सारी चीज़ है उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ अगर बात करें हम लोक नृत्य की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोक डांस, तो जो भारत है, भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, जो देवी देवता होते हैं इनके समक्ष या इनके सामने जो किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान हैं उनके माध्यम से संबंधित जो लोक नृत्य है उसके द्वारा अपनी संस्कृति को पूर्णता प्रदान करते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग है और इसके अलावा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी, इन दोनों के द्वारा, मतलब ये जो अकादमी है उनके द्वारा खजुराहो में हम देख सकते हैं लोक रंजन जो महोत्सव है, वार्षिक स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है, जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में एक प्रकार से जो है लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच को प्रदान करता है। तो लोक नृत्य के बारे में हम देखें तो लोक नृत्य के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखेंगे निमाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड। जैसे कि हमने पीछे बात किए थे निमाड़ क्षेत्र, और जो सारे क्षेत्र है उसको आप देखें तो मैप में आप देख सकते हैं ये आपका निमाड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप मालवा की अगर बात करें तो मालवा ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा निमाड़ के ऊपर। जैसे देखें तो यहाँ देखिए रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, इंदौर, धार, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा क्षेत्र है। इसके अलावा अगर बात करें हम बघेलखंड की, तो बघेलखंड क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला इतना क्षेत्र आपको बघेलखंड क्षेत्र नज़र में आएगा। और बुंदेलखंड आपको पता है, देखिए ऊपर का थोड़ा सा भाग जो सिर है मध्य प्रदेश का मुकुट, और साथ में हम देख सकते हैं छतरपुर, टीकमगढ़ और कुछ हिस्सा इधर का। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। तो इन सभी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हमने जैसे लोकगीत के बारे में बात किए थे, वैसे ही हम लोक नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र, और निमाड़ क्षेत्र आपको पता है, देखिए ये निमाड़ क्षेत्र है, और निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे गणगौर देखेंगे, गणगौर नृत्य, काठी नृत्य देखेंगे, फेफरिया नृत्य। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गणगौर नृत्य के बारे में। तो क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया, क्षेत्र है इसका क्या, निमाड़, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के अंतर्गत बात कर रहे हैं, मतलब निमाड़ की ही बात कर रहे हैं। तो निमाड़ के अंतर्गत जो है गणगौर नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अवसर की अगर बात करें तो अवसर जो है हमको गणगौर त्यौहार के जो गणगौर त्यौहार होता है उसके उपलक्ष्य में हम देख सकते हैं 9 दिनों के दौरान जो है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार के अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुड़े होते हैं, और यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर जो उनके देवी देवता होते हैं उनके सम्मान में एक प्रकार से भक्ति के रूप में किया जाता है। प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार इसमें 2 प्रकार देखने को मिलेंगे, एक तो झालरिया और एक झेला। ठीक है, 2 प्रकार का ये नृत्य देखने को मिलता है। जो झालरिया नृत्य होता है वो हम देख सकते हैं स्त्रियों के लिए, झालरिया नृत्य यहाँ पे देख सकते हैं स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए भी यहाँ पे अलग अलग जो है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही यहाँ पे अलग अलग जो है समूह के रूप में हिस्सा लेते हैं। और अगर यहाँ देखें हम देखें जो गणगौर है, गणगौर नृत्य का वाद्य यंत्र हमको ढोल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिला किसके अंतर्गत, गणगौर और निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं काठी। तो काठी नृत्य के बारे में हम देख सकते हैं, देखिए इसका क्षेत्र भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, निमाड़ क्षेत्र। तो ये आप ध्यान में रखिए। साथ में हम अवसर की बात करें तो अवसर हमको देखने को मिलेगा देव प्रबोधनी एकादशी के दौरान जो है इसका जो है मतलब जो काठी नृत्य है वो किया जाता है। तो यहाँ देखिए मतलब देव प्रबोधनी एकादशी जिसके अंतर्गत अगर देखें तो जो विश्राम महाशिवरात्रि है इसके अंतर्गत जो है इस अवसर पर काठी नृत्य का आयोजन किया जाता है। और काठी नृत्य के अंतर्गत ही जो नर्तक होते हैं उनकी वेशभूषा अधिक कल्पनाशील होती है, जिसे हम एक प्रकार से अगर देखें तो जो वेशभूषा उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाना। ठीक है, तो ये आप याद में रख सकते हैं। ठीक है, बाना कहा जाता है। हरिश्चंद्र, सुरियाली, महाजन, गोंडेन नगर, भिलनो, बाल आदि जो लंबी कथाएं है काठी नृत्य के साथ इसमें गाई जाती है, मतलब विभिन्न प्रकार की कथाएं जो है इसके अंतर्गत गाई जाती है। फिर देखते हैं फेफरिया नृत्य की। तो फेफरिया नृत्य जो है इसका क्षेत्र भी हमको निमाड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा, और अवसर होता है विवाह के उपलक्ष्य में। तो फेफरिया नृत्य जो है विवाह के उपलक्ष्य में मतलब जो फेफरिया नाच है या फिर हम नृत्य देखते हैं तो वो विवाह के अवसर पर किया जाता है।
साथ में इसका जो वाद्य यंत्र होता है वो ढाक और थाली होता है। और मतलब एक प्रकार से देखें तो फेफरिया एक प्रकार की जो होती है पुंगी होती है, जिसकी आवाज़ शहनाई से मिलती जुलती होती है। और फेफरिया की स्वर लहरी के साथ यहाँ पे जो दो वाद्य यंत्र है, जैसे कि हमने देखे ढाक और थाली, इनकी जो गूंज है उस पर स्त्री और पुरुष नर्तक एक प्रकार से हाथ पैरों और कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य को गति प्रदान करते हैं। और यहाँ देखें तो फेफरिया जो होता है एक प्रकार का पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया वाद्य के कारण इस नाच का नाम जो है फेफरिया नृत्य पड़ा है। मतलब मुख्य जो वाद्य होता है इसमें फेफरिया ही होता है, एक पुंगी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, उसके कारण इसका नाम जो है फेफरिया पड़ा है। फिर आगे देखें निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलेंगे मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। ठीक है, इस मतलब इसमें एक डंडा लेकर नाचा जाता है। ठीक है, चित्र में दिखाता है परंतु आप जो है इसमें ज़्यादा जो है टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं नेट में सर्च करके इन सभी को, तो आपके दिमाग में एक पिक्चराइज क्या है। देखिए मैं मेरी तरफ से पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ, और अगर कुछ कमी रहती है तो आप उसमें जो गूगल में सर्च करके अपने तरफ से कुछ मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। पूरा किसी पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो आप अपनी कोशिश भी जारी रख सकते हैं, मैप बनाकर देखते रहें, सारी कोशिश आप धीरे धीरे ये करते रहें। चलिए निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि मांडलिया की अगर बात करें तो मांडलिया जो है ये भी हमको किस में देखने को मिलता है, निमाड़ क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। जो मांडलिया है, मांडलिया नाच एक प्रकार से ढोल पर किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका जो वाद्य यंत्र है वो देखें तो ये ढोल इसका वाद्य यंत्र होता है। और मांडलिया एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसमें एक पुरुष जो होता है ढोल बजाता है और संगत में कांसे की ताली का तीव्र स्वर नृत्य को अधिक उत्तेजक बनाता है। इसके अलावा जो मांडलिया है, मांडलिया नाच अगर देखें तो यहाँ पे केवल महिला इसको जो है करती है, मांडलिया नाच को। महिलाएं ढोल की थाप पर जल्दी जल्दी गति जो है बदलती है, हाथ और पैरों की विभिन्न जो मुद्राएं है उसको प्रदर्शित करती है। अब यहाँ अगर देखें तो जो एक प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है, अवसर तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, जो मांडलिया नृत्य है उसका कोई विशेष अवसर नहीं होता, किसी भी अवसर पर जो है महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। दूसरी चीज़ हम देखें आड़ा खड़ा नृत्य की, तो इसका क्षेत्र भी हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे, निमाड़, ये आप याद रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत देखें तो निमाड़ क्षेत्र में इसको मुख्य रूप से हम देखें तो जन्म के समय, साथ में हम देखें मुंडन के समय, इसके अलावा विवाह के अवसर पर भी इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक प्रकार से कई नृत्य किए जाते हैं इन अवसरों पर, और इन नृत्यों को एक प्रकार से आड़ा या खड़ा नाच कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 2 या 4 महिलाएं घूंघट डालकर झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गति के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती है। और मुख्य वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो ढोल जो होता है इसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है आड़ा खड़ा नृत्य का। फिर देखें डंडा नृत्य की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से डंडे का प्रयोग करके इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम डंडा नृत्य है। और जो चैत्र और बैसाख माह है उसके समय हम देखें, चैत्र आप समझते होंगे हिंदू जो माह होते हैं, मतलब जनवरी फरवरी के अलावा जो आप है चैत्र बैसाख ये वाले माह भी याद रख सकते हैं। चैत्र बैसाख माह की जो रात है उसमें विशेष रूप से गणगौर पर्व के अवसर पर निमाड़ के किसानों द्वारा, तो हम देख सकते हैं जो किसान हैं, किसानों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है चैत्र बैसाख की रात में गणगौर त्यौहार के उपलक्ष्य में। और डंडा नृत्य समूह में किया जाने वाला पुरुष परक एक प्रकार का नृत्य है, तो किसानों के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं पुरुष परक नृत्य है ये एक प्रकार से अगर देखें। इसके अलावा जो नृत्य है मतलब एक प्रकार से 20 से 25 आयु तक के जो पुरुष है वो मुख्य रूप से नर्तक होते हैं, और नर्तक के हाथों में एक डंडा होता है। नर्तक गोल घेरे में घूमते जाते हैं और तेज़ गति के साथ कभी बैठकर तो कभी लेटकर जो है डंडा लड़ाए जाते हैं। तो नृत्य के बीचों बीच में दोहे भी गाए जाते हैं। और मुख्य वाद्य यंत्र अगर देखें तो मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ भी हमको ढोल देखने को मिलेगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से हमने निमाड़ के अंतर्गत देखे हैं गणगौर, काठी, फेफरिया, मंडलिया, आड़ा खड़ा नृत्य और डंडा नृत्य। तो ये 6 हो गए हमारे किस क्षेत्र से संबंधित, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित। और निमाड़ क्षेत्र आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट जो है हमारे मालवा के अंतर्गत देखते हैं,
तो मालवा में हमको मुख्य रूप से दो नृत्य देखने को मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत भी हमको एक मटकी नृत्य देखने को मिलेगा और एक आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मालवा का क्षेत्र। आपको पता है, ये देखिए ये पूरा जो कंप्लीट एरिया है ये वाला, ये आप देख सकते हैं इसके आसपास पूरा मालवा होता है। ठीक है, मोटा मोटा आप नॉलेज रख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे मटकी नृत्य है, तो मटकी नृत्य की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र हमको कहाँ देखने मिलेगा, मालवा। और अवसर की अगर बात करें तो जो मटकी नृत्य है मालवा का एक जो है समुदाय नृत्य है, जिसे महिलाएं एक प्रकार से अलग अलग अवसरों पर, मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो सगाई और विवाह के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा विभिन्न अवसर जैसे सगाई विवाह के अवसर पर इसको पेश किया जाता है। और जो वाद्य यंत्र होता है वो एक प्रकार का ढोल या हम बोल सकते हैं ढोलक की एक खास लय जो कि मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती है। मटकी ताल के कारण इस नृत्य का जो नाम है वो क्या पड़ा है, मटकी नृत्य पड़ा है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं मटकी नृत्य के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे सामने क्या है, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। तो ये जो होता है इसके संबंध में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, स्थानीय स्तर पर इसको जो है मतलब जो झेला कहलाने वाली जो होती है महिला, झेला कहलाने वाली अकेली महिला इसे शुरू करती है, जिसमें अन्य जो नर्तकी होती है वो अपने पारंपरिक मालवी वस्त्र पहने और चेहरे पर घूंघट ओढ़े शामिल होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। तो ये जो क्षेत्र है इसका भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, मालवा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो इसका अवसर ऐसा कोई विशेष नहीं होता, ये किसी भी अवसर पर, मतलब कोई भी अवसर आप देख सकते हैं, शादी विवाह या अन्य कोई अवसर पर ये जो नृत्य है इसको आप देख सकते हैं। और एक प्रकार से अगर देखें तो विवाह में तो मंडप के नीचे आड़ा खड़ा और रजवाड़ी नृत्य अवश्य किया जाता है, मतलब किसी अवसर पर तो हम देखें, परंतु अगर विवाह की बात करें तो विवाह में अवश्य रूप से ये हमको देखने को मिलता है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। और वाद्य यंत्र में अगर देखें तो इसका वाद्य यंत्र भी हमको क्या देखने मिलेगा, ढोल। ढोल के पारंपरिक जो कहरवा दादरा आदि ताल होते हैं उसमें इस नृत्य को किया जाता है। तो ये हमने दोनों देखे, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य और मटकी नृत्य, ये दोनों थे किससे संबंधित, ये थे मालवा क्षेत्र से संबंधित। अब नेक्स्ट है बघेलखंड क्षेत्र। तो बघेलखंड क्षेत्र आपको पता होगा, ये देखिए ये वाला क्षेत्र जो है कंप्लीट आपका जो है इधर से बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से लोक नृत्य, बिरहा अथवा अहिराई, कलसा और दादर, ये सभी लोक नृत्य देखेंगे। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि केमाली लोक नृत्य, कोहरा और राई। तो ये मुख्य रूप से 6 लोक नृत्य देखेंगे बघेलखंड के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिरहा अथवा अहिराई नृत्य। तो हम क्षेत्र देखें तो क्षेत्र इसका क्या है, बघेलखंड। ठीक है, और अवसर की बात करें मतलब इसको बिरहा नृत्य भी बोलते हैं और अहिराई नृत्य भी बोलते हैं। तो बघेलखंड में बिरहा गायन के साथ जो होता है नृत्य वृत्ति में एक प्रकार से गायन किया जाता है, गायन के साथ साथ में नृत्य भी किया जाता है बघेलखंड के अंतर्गत। तो बिरहा नृत्य का कोई समय निश्चित नहीं होता है, मतलब अगर देखें तो किसी भी अवसर पर इसको जो है इस एक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जब मन चाहे तब, मतलब एक प्रकार से इसको जो है बिरहा किया जा सकता है। विशेषकर अगर देखें तो शादियों के समय और सगाई के समय, दीपावली के समय भी हम देख सकते हैं, दिवाली के समय। ठीक है, तो इन सभी अवसर पर अगर देखें तो इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कोई विशेष अवसर तो इसमें नहीं होता, सभी अवसरों पर हमको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से शादी सगाई दीपावली के अवसर पर इसको जो है प्रस्तुत करते देखा जा सकता है। और जब बिरहा नृत्य की अगर बात करें तो बिरहा नृत्य अहीर लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे अहीर लोगों के द्वारा, तो आप देख सकते हैं इसका नाम जो है देखिए अहिराई नृत्य भी इसको हम बोलते हैं। अहीर लोगों के द्वारा एक प्रकार से मतलब अहिराई कहलाता है, ये अहीर लोगों के द्वारा जब किया जाता है। और इसी प्रकार जिस जाति में नृत्य किया जाता है उसी जाति के नाम से इसको जाना जाता है। तो अभी हमने देखे हैं अहीर लोग अगर इस नृत्य को करते हैं तो इसको अहिराई नृत्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब बिरहा नृत्य तो नॉर्मली बोला जाता है, परंतु अगर अहीर जाति के लोग इसको करते हैं तो अहिराई नृत्य हम इसको बोल सकते हैं। और बिरहा जो होता है उसमें पुरुष ही नाचते हैं, तो यहाँ हम याद रख सकते हैं पुरुषों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है।
इसके अलावा कभी कभी स्त्रियां भी इसमें शामिल होती है। जब स्त्री पुरुष नाचते हैं तब सवाल जवाब होते हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन आंसर एक प्रकार से अगर बोले तो। और बिरहा में हम देखें तो देखिए, बिरहा की जो दो पंक्तियां दोहे की तरह बघेली शैली में लंबी तान लेकर प्रमुख नर्तक गाता है, और दोहे के अंत में हम देखें तो नृत्य तीव्र गति से चलता है। और वाद्य यंत्र हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, शहनाई। शहनाई जो है, और साथ में हमको ढोलक भी देखने को मिलती है, और नगड़िया। ये सभी वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत मतलब जो है इन सभी वाद्य यंत्र का प्रयोग करके यहाँ पे जो नृत्य है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बिरहा तथा हिराई नृत्य के अंतर्गत हमने देखें। अब बात करते हैं हम कलसा नृत्य के बारे में। तो कलसा नृत्य जो होता है बरसात जो होता है, मतलब सबसे पहले तो देखें ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बघेलखंड में। ठीक है, तो सभी हम बघेलखंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पर आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब यहाँ जो होता है, बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर नृत्य करने की परंपरा यहाँ पे प्रचलित मानी जाती है। तो अगर देखें तो स्वागत की जो रस्म होती है उसके पश्चात इसको शुरू होता है। मतलब हम अगर देखें तो किस अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, विवाह के अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। और वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो वाद्य यंत्र इसमें भी आपको नगड़िया देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको ढोल देखने को मिलेगा, और साथ में हमको शहनाई। इन सभी जो है वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इस नृत्य में पुरुष या महिला जो होते हैं दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं, पुरुष या महिला। ठीक है, सिर पर कलश रखकर शरीर का संतुलन साधते हुए विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का संचालन यहाँ पे करते हैं। तो यह कलसा नृत्य के बारे में देखें। और अब बात करते हैं दादर के बारे में। दादर जो नृत्य है ये मुख्य रूप से हमको बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहा है। तो बघेलखंड इसका क्षेत्र हम देख सकते हैं, और यहाँ पे हमको दादर जो है यह अधिकतर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। दादर के लिए मुख्य रूप से अगर देखें तो कोल, कोटवार, कहार, विशेष रूप से जो जाति है कोल, कोटवार, कहार, ये मुख्य रूप से इसमें प्रसिद्ध है। और दादर के मुख्य अगर वाद्य की अगर बात करें, वाद्य यंत्र की, तो नगड़िया, साथ में अगर देखें ढोल, ढप, शहनाई, ये मुख्य वाद्य यंत्र हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दादर नृत्य के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ हमने देखें। और एक और चीज़ इसके अंतर्गत देखने की है कि यहाँ पे हमको जो है महिलाएं नृत्य करती और जो पुरुष है वो बजाते हैं। तो मुख्य अगर देखें तो महिला यहाँ पे नृत्य करती हुई नज़र आती है, और पुरुष जो है वो वाद्य करते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र को बजाते हैं। महिलाएं प्राय जो घूंघट है उसमें नृत्य करती है, पैरों में घुंघरू बांधती है, हाथ पैरों और कमर की मुद्राओं से दादर नृत्य परंपरा का निर्वाह करती है। तो ये हमने दादर के बारे में जाना, और ये सभी हमको बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कुछ और है बघेलखंड में लोक नृत्य, जैसे कि केमाली, कोहरा और राई। तो केमाली के बारे में देख लेते हैं। जो केमाली लोक नृत्य है उसका क्षेत्र भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बघेलखंड। इसके अलावा अवसर की अगर बात करें तो जो केमाली नृत्य है उसको साजन सजनई, अब याद रख सकते हैं, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा केमाली जो नृत्य है वो हमको विवाह के अवसर पर देखने को मिलता है। और वाद्य यंत्र इसके अंतर्गत हमको देख सकते हैं हम, जैसे जो केमाली गीत है उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही सवाल जवाब शैली में गाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ समूह में ऐसा नृत्य करते हैं। तो वाद्य यंत्र यहाँ कोई विशेष हमको देखने को नहीं मिलता है, और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा हम देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा हमको यहाँ पे सवाल जवाब के रूप में ये जो है नृत्य देखने को मिलता है केमाली। अब इसके अलावा कहरा की अगर बात करें, ये आप यहाँ इसको जो है ये सही इस प्रकार है, कहरा लोक नृत्य। ठीक है, तो आप सुधार सकते हैं इसको। और यहाँ कहरा नृत्य में है स्त्री और पुरुष हमको दोनों ही, मतलब इसका क्षेत्र हम देख सकते हैं, ये बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पे
जो कहरा नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों, तो हम देख सकते हैं स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में यहाँ नाचते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो कहरवा ताल बजाया जाता है। कहरवा ताल यहाँ पे बजाया जाता है मुख्य रूप से। अगर देखें तो इसमें इसके साथ हमको जो है बांसुरी भी देखने को मिलती हैं वाद्य यंत्र के रूप में। बांसुरी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ हमको जो बांसुरी की मधुर धुन है उसमें हम देखें तो पुरुष नर्तकों के हाथ और पैरों की नृत्य गति असाधारण होती है। महिलाओं के हाथों और पैरों की मुद्राओं का संचालन गतिमय हो जाता है। नृत्य के पहले पुरुष जो है कहरा गाते हैं, और यहाँ अगर देखें नृत्य के सम पर पहुँचने पर मुख्य नर्तक कोई दोहा कहता है, और दोहे के अंतिम कड़ी के साथ हम देखें तो हाथों के झटकों के साथ पूरी गति से नृत्य प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो हमको कोई विशेष अवसर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब किसी भी अवसर पर बघेलखंड के अंतर्गत ये जो नृत्य है कहरा नृत्य ये देखने को मिलता है। इसके अलावा राई नृत्य जो है, राई नृत्य की अगर बात करें तो ये भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बघेलखंड में देखने को मिलेगा, और साथ में हमको ये जो है बुंदेलखंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों के नृत्यों में काफ़ी फ़र्क है हालांकि, पर दोनों ही जगह हमको राई नृत्य देखने को मिलता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में। और बुंदेलखंड में नर्तकों और मृदंग राई नृत्य की एक प्रकार से जान होते हैं। बघेलखंड में राई जो नृत्य है ढोलक और नगड़ियों पर किया जाता है। तो इसके जो वाद्य यंत्र है कौन कौन से है, ढोलक प्लस नगड़िया, ये दोनों ही आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जो इस पुरुष ही स्त्री भेष यहाँ पर धारण करते हैं। ठीक है, अवसर तो ऐसा होता है किसी भी अवसर पर इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो पुरुष जो है पुरुष का रोल भी करता है और साथ में स्त्री का रोल भी करता है। तो ये दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने देखे हैं बघेलखंड के अंतर्गत 6 लोक नृत्य, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये आपको 3 नज़र आएंगे और आपको 3 नीचे नज़र आएंगे। फिर बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत भी हमको कुछ लोक नृत्य देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ जो है कुछ आदिवासी लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बुंदेलखंड की लोकेशन। तो बुंदेलखंड की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला क्षेत्र आपको बुंदेलखंड नज़र आएगा ऊपर। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत हमको यहाँ पे जैसे बधाई लोकनृत्य, राई लोकनृत्य, कांगड़ा लोकनृत्य, ये अलग अलग देखने को मिलेंगे, और नीचे भी हम देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बधाई के बारे में। तो बधाई ये जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा क्षेत्र। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो जन्म, विवाह और 30 त्योहारों के अवसर पर हम देखें तो इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। जन्म, विवाह और कुछ जो त्यौहार होते हैं उसमें इस नृत्य की जो है मतलब एक प्रकार से प्रस्तुति देखने को मिल सकती हैं। साथ में अगर देखें तो इस नृत्य में स्त्री पुरुष की संयुक्त भूमिका होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। स्त्री पुरुष जो है उसकी संयुक्त भूमिका देखने को मिलती है। पहले जो नर्तक होते हैं, नर्तक समूह वृत्ताकार मतलब गोल खड़े होकर नृत्य करते हैं। फिर एक एक करके वृत्त के भीतर जाकर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक और नर्तकी एक साथ नाचते हैं, मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो जो बधाई नृत्य है, बधाई नृत्य में बधाई ताल जो होती है मूलतः ढपले और मृदंग में बजाए जाते हैं। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं ढपले प्लस मृदंग, ये इसके वाद्य यंत्र होते हैं, और इसकी ताल में ही इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, बधाई नृत्य को। इसके अलावा राई नृत्य जो कि बघेलखंड क्षेत्र में भी देखने को मिला था, हालांकि दोनों में काफ़ी अंतर है। और यहाँ जो राई है वो हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, ये पढ़ रहे हैं हम बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ देख सकते हैं राई नृत्य के बारे में, मतलब एक प्रकार से बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य हमको देखने को मिलेगा। और मुख्य रूप से अगर देखें तो जन्म के समय ये नृत्य देखने को मिलता है, सगाई के समय, शादी के समय, उत्सवों के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन देखने को मिलता है। राई के केंद्र में नर्तकी होती है जिसे गति देने का कार्य जो है मृदंग वादक करता है। तो वाद्य यंत्र के रूप में हमको क्या देखने को मिलेगा, मृदंग देखने को मिलेगा। और राई नृत्य के विश्राम का स्थान स्वांग के माध्यम से हंसी मजाक की सटीक प्रस्तुति गुदगुदाने का जो है प्रकार से कार्य करती है। इसी प्रकार इसी के अंतर्गत देखें तो बेजोड़ लोक संगीत, तीव्र गति नृत्य और तात्कालिक कविता के तालमेल ने जो है राई नृत्य को एक ऐसी संपूर्णता प्रदान कर दी है जो सामान्यतः अन्य लोक नृत्यों में काफ़ी दुर्लभ है।
तो राई नृत्य जो है काफ़ी अलग है बुंदेलखंड और बघेलखंड का। आगे बात करते हैं कानड़ा लोक नृत्य की। और कानड़ा के अंतर्गत अगर देखें तो इसका क्षेत्र भी हमको देखने को मिलेगा क्या, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं हम जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कानड़ा या कन्नड़ाई नृत्य मूल रूप से धीवर समाज के द्वारा, तो ये मुख्य रूप से अगर देखें धीवर समाज के द्वारा इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पे तो जो नृत्य है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें कन्नड़ाई जो कानड़ा लोक नृत्य है, प्रारंभ में गुरु वंदना की जाती है इसके अंतर्गत, और उसके बाद गजानन भगवान की कथा गाई जाती है। गजानन मतलब गणेश भगवान की। अवसर की अगर बात करें तो ये हमको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, और साथ में जो है त्योहारों के अवसर पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। इस नृत्य में हम देख सकते हैं सारंगी जो वाद्य यंत्र होता है, उसके अलावा लोटा और ढोलक वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पर नृत्य को तीव्र गति प्रदान की जाती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कानड़ा लोक नृत्य के बारे में। और ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कुछ और है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, तो हम उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे आदिवासी लोक नृत्य के बारे में। अब यहाँ देखें हम बुंदेलखंड के अंतर्गत कुछ और, जैसे सेरा है, ढिमरियाई है, नौरता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले सेरा के अंतर्गत, सेरा ये हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड के अंतर्गत। और अवसर की बात करें तो बुंदेलखंड में श्रावण भादो में इसका आयोजन किया जाता है। सावन माह होता है, तो उसके बाद ही एक और माह आता है भाद्रपद, तो ये दोनों ही माह में हमको देखने को मिलेगा सेरा नृत्य। और यह एक प्रकार से पुरुष प्रधान होता है, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, पुरुष परक होता है। इस नृत्य में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। उनके हाथों में लगभग 1.25 हाथ का एक डंडा होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा गाँव में त्यौहार के समय इसको जो है इस प्रकार का नृत्य है। और नर्तक वृत्ताकार मतलब गोल खड़े हो जाते हैं, एक प्रकार से गोल होते हैं। और यहाँ पे सेला नृत्य इसको बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे सेरा नृत्य इसको बोला जा रहा है। कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। नर्तक की वेशभूषा साधारण होती है, साफा कुर्ता, धोती, हाथ में रुमाल, कमर में पट्टा, ये सभी घुंघरू, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। वाद्य यंत्र के अंतर्गत हमको इसमें मुख्य रूप से ढोलक देखने को मिलता है, टिमकी देखने को मिलती है, साथ में मंजीरा। इसके अलावा हमको मृदंग भी इसमें जो है वाद्य यंत्र के रूप में देखने को मिलती है। और कभी कभी जो है बांसुरी का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इन सभी वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेरा नृत्य। और मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे सामने ढिमरियाई जो लोक नृत्य है, उसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भी हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। और अवसर की अगर बात करें तो जो बुंदेलखंड है उसमें सामान्यतः है ये किसके द्वारा, ये जो ढीमर जाति है उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है ढिमरियाई लोक नृत्य इसको बोल सकते हैं। और मुख्य रूप से ये सगाई के समय, साथ में विवाह के समय इसको, और एक और चीज़ अगर देखें तो नवरात्रि के समय भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य करते समय प्रमुख जो नर्तक होते हैं श्रृंगार और भक्ति के गीत गाता है। मुख्य नर्तक कथक की तरह पदचालन करते हुए गीतों को हाव भाव द्वारा समझाने की चेष्टा करते हैं। इसके अलावा इस नृत्य की विशेषता पदचालन की है, दौड़ना, पंजों के बल चलना, और इसका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है मृदंग, याद रख सकते हैं। इसकी थाप पर कलात्मक ढंग से ठुमकना, पदघात करना, समय पर द्रुत गति से घूमना, 7-8 चक्कर लगाना, ये सभी इसके प्रमुख भाव है ढिमरियाई नृत्य के। और कुछ और वाद्य यंत्र हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेकड़ी है, इसके अलावा देखें तो ढोलक है। तो मृदंग के साथ साथ में ये सभी जो है वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाए जाते हैं। देखते हैं आगे नौरता, ये जो है एक प्रकार का बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। और अवसर की अगर बात करें तो ये नवरात्रि के समय हमको देखने को मिलता है। और ये जो है मुख्य रूप से कन्याओं या लड़कियों का नृत्य है, और यह नृत्य शक्ति पूजा का नृत्य एक प्रकार से माना जाता है।
अब वाद्य यंत्र तो यहाँ कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये हमने देखे हैं सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, जिसके अंतर्गत आपने यहाँ देखे और कुछ इसमें देखे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, बधाई, राई, कांगड़ा, इसके अलावा सेरा, ठिमरियाही, नौरता, ये सभी हमने यहाँ पे देखे कुछ लोक नृत्य के बारे में। अब लोक नृत्य के अंतर्गत ही कुछ आदिवासियों के नृत्य है, तो उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहले तो हम आदिवासियों का जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप एक जो है मतलब अपने दिमाग में एक आइडिया बना लें कि कहाँ कहाँ पर कौन सी जाति रहती है, तो उससे आपको जो है ये सारे नृत्य के बारे में लोकेशन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले इधर से चलते हैं यहाँ से। तो जो कोल जनजाति है वो आपको कहाँ कहाँ दिखेगी, देखिए जो आपको बघेलखंड बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में थोड़ा सा सतना, रीवा, सीधी, साथ में हम देखें शहडोल, और उसके अलावा हमको कटनी में देखने को मिलेगी। बेगा जनजाति जो है हमको उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ में हमको बालाघाट और मंडला के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। भारिया हमको जबलपुर में, साथ में हमको सिवनी में देखने को मिलेगी, छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। गोंड जनजाति काफ़ी बड़े क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जैसे कि दमोह है, सागर है, इधर वाले क्षेत्र में हम देख सकते हैं होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये सभी क्षेत्र में हमको गोंड जनजाति देखने को मिलेंगी। कोरकू ये हरदा में देखने को मिलेगी, बैतूल में, होशंगाबाद में, इसके अलावा छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। भील आप देख सकते हैं पश्चिमी वाले भाग में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये सभी क्षेत्र में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। और सहरिया की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इसके अलावा कुछ क्षेत्र आप शिवपुरी का देख सकते हैं, गुना और विदिशा का। तो ये सभी क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, उस क्षेत्र से संबंधित हम देखेंगे यहाँ पे कुछ जनजाति के जो है मतलब आदिवासियों के नृत्य के बारे में। तो देख सकते हैं हम, देखिए कर्मा नृत्य है, दशहरा, परधोनी, भगोरिया, ये सभी नृत्य के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले कर्मा नृत्य के बारे में। तो कर्मा नृत्य मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हमको देखने मिलेगा गोंड और प्लस बेगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक लोकेशन आपके लिए काम है कि गोंड जनजाति कहाँ पे है, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये वाले, और बेगा कहाँ पे है, ये वाले। तो आप देख सकते हैं ये हमको क्षेत्र देखने को मिला है, कुछ क्षेत्र हमको मालवा का क्षेत्र देखने को मिला है, ठीक है, और कुछ क्षेत्र हमको बघेलखंड का देखने को मिला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमको कहाँ कहाँ देखने को मिला है, एक तो मालवा और प्लस बघेलखंड, ठीक है। मालवा प्लस बघेलखंड में ये नृत्य देखने को मिलता है, कर्मा नृत्य। और अवसर की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से जो अपने कर्मा देवता है उसकी प्रसन्नता के लिए ये जो आदिवासी इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। और यह नृत्य हम देख सकते हैं वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से देखें तो विजयदशमी जो होती है, विजयदशमी मतलब दशहरा का पर्व है, विजयदशमी से शुरू होता है और अगले वर्ष की जो वर्षा ऋतु उस तक चलता है। मतलब वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में इसका आयोजन किया जाता है। कर्मा वास्तव में एक ऐसा नृत्य गीत प्रकार है जो जीवन चक्र की अभिव्यक्ति करता है। साथ में देखें तो जो एक प्रकार से कर्मा नृत्य है उसमें पुरुष स्त्रियां दोनों ही भाग लेते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों इसमें भाग लेते हैं। जो कर्मा मतलब जो बेगा आदिवासी है, कर्मा को बेगानी कर्मा भी कहते हैं, मतलब उनके जनजाति के नाम पर। और कर्मा, खरी कर्मा, कर्मा खाए और कर्मा झुलनी, कर्मा लहकी, ये सभी मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो इसके 4 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं किसमें, कर्मा नृत्य में। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दशहरा नृत्य की अगर बात करें तो दशहरा नृत्य हम देख सकते हैं कौन कौन से जगह में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से हमको ये बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मंडला, साथ में हम देखें तो खंडवा। तो आप यहाँ लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। देखिए बालाघाट कहाँ दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। मंडला और खंडवा कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है। तो ये आप लोकेशन ध्यान रख सकते हैं किस क्षेत्र में आपको ये जो है दशहरा नृत्य देखने को मिलेगा। अब इसके अंतर्गत देखें तो यह मध्य प्रदेश के ये वाले ज़िले हमने देख लिए, ज़िलों के जो बेगा जनजाति होती है, ठीक है। जाति की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बेगा देखने को मिलेंगे। बेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये होता है। और ये भी हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, विजयदशमी से इसकी जो है शुरुआत देखने को मिलेगी। विजयदशमी के अवसर पर यह समूह नृत्य लोकगीतों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर परधोनी की अगर बात करें
तो परधोनी जो नृत्य है ये भी एक प्रकार से जो बेगा आदिवासी होते हैं इनके द्वारा जो है कब विवाह के अवसर पर जो है बारात की अगवानी के समय इसको किया जाता है। और इसमें एक प्रकार से देखें तो इसमें दूल्हा पक्ष की ओर से खुशी की अभिव्यक्ति के लिए हाथी बनाकर उसमें जो है विभिन्न मुद्राओं से इसको नचाया जाता है। तो बेगा जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं बेगा आपको बघेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो इसका क्षेत्र हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये बघेलखंड में देखने को मिलेगा। तो आप ये लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं परधोनी नृत्य की। साथ में देखें भगोरिया नृत्य की बात करें तो भगोरिया नृत्य से आप परिचित भी होंगे और मुख्य रूप से हम देखें तो यह भीलों का है। ठीक है, भीलों का नृत्य है, भीलों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। और फाल्गुन मास पड़ने पर हम देखें तो भगोरिया पर्व के कारण इसको जो है तो अवसर अगर देखें तो फाल्गुन मास के समय जो भगोरिया पर्व होता है उसके समय इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इस पर्व में आयोजित जो हाट है यानी कि बाजार एक प्रकार से मेला है, उसके द्वारा अविवाहित युवक युवतियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चयन करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो भील की स्थिति अगर देखें तो भील की स्थिति हमको पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी ये वाले क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है मुख्य रूप से अगर देखें तो जो पश्चिमी मालवा होता है, ठीक है, तो मालवा क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलेगा कौन सा, भगोरिया नृत्य। इसके अलावा हम देखें तो कुछ और है जैसे कि सैला नृत्य है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सैला नृत्य जो है इसके अंतर्गत देखें तो गोंड और कर्मा जो आदिवासी होते हैं, तो हम यहाँ देखें जाति की अगर बात करें गोंड प्लस कर्मा आदिवासी जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे हम देखें तो शीत ऋतु जो होती है मतलब शीत ऋतु के अवसर पर जो आराध्य देव होते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो हम अवसर देखें तो शीत ऋतु के समय इसको नृत्य मतलब जो है सैला नृत्य को किया जाता है। और गोंड और जो कर्मा जाति है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, देखिए गोंड तो आप देख सकते हैं वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से। तो आप यहाँ देखें तो बघेलखंड थोड़ा सा नीचे और मतलब दक्षिणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं। तो आप ऐसे लोकेट करके इसमें क्षेत्र ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखें भड़म, जो भड़म लोक नृत्य होता है वो अगर उसकी बात करें तो इसके में एक प्रकार से मतलब जो है कई नाम इसके प्रचलित है, मतलब अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। हम इसको गुन्नू, साथ में शाही, भड़नी, ये सभी इसके जो है नाम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो जाति होती है वो हम देखें तो भारिया जो जाति होती है, भारिया मतलब हम देखें तो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र मतलब नीचे जो होता है एक प्रकार से बघेलखंड जो क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमको ये लोक नृत्य देखने को मिलेगा आदिवासियों के द्वारा। सरहुल की अगर बात करें तो सरहुल के अंतर्गत हमको जो है जो क्षेत्र मतलब एक प्रकार से जो सरहुल लोक नृत्य है उसमें उराव जो जनजाति होती है, उराव जनजाति का जो है सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है पारंपरिक लोक नृत्य है। उराव जनजाति के लोग वृक्ष को अपना ग्राम का देवता मतलब एक प्रकार से ग्राम देवता का निवास स्थल मानते हैं। और अवसर की अगर बात करें तो वर्ष में एक बार जो चैत्र मास आता है उसकी पूर्णिमा को साल वृक्ष की पूजा करके एक प्रकार से इसके आसपास ये नृत्य करते हैं। तो उराव जनजाति का आप लोकेट करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे मैप में तो नहीं दिया है उराव जनजाति, पर आप लोकेट करके इस नृत्य की जो है क्षेत्र को लिख सकते हैं। साथ में जो एक और नृत्य है सेतम नृत्य, ये मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको ये जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा और जबलपुर ज़िलों में ये देखने को मिलेगा। और ये जाति की अगर बात करें तो ये भारिया जो जाति होती है उनकी महिलाओं के द्वारा हमको इस समय विवाह के अवसर पर ये नृत्य देखने को मिलेगा। इसमें दोनों हाथों में मंजीरा लिए जो युवतियाँ होती है महिला के दो दल झुककर एक प्रकार से नृत्य करते हैं। तो इसमें वाद्य यंत्र के रूप में मंजीरा का भी प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। एक और है देखें अडारी या फिर हम इसको बोल सकते हैं अटारी नृत्य, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें इसके बारे में तो हमको यहाँ पे जो बघेलखंड है, बघेलखंड क्षेत्र के जो भूमियाँ हैं
ये तो हमको क्षेत्र यहाँ दिख गया। बघेलखंड क्षेत्र के जो एक प्रकार से भूमियाँ प्लस जो बेगा होते हैं उनके द्वारा पर्व त्योहारों के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसके उपलक्ष्य में हमको ये नृत्य देखने को मिलेगा। यह नृत्य गोल आकार में होता है। इसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं और एक व्यक्ति बीच में ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाते हुए अटारी नृत्य करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। हमने कुछ आदिवासी लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर जाना, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं हमने सारे जो है सारे नृत्य के बारे में यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं लोक नाट्य के बारे में। तो लोक नाट्य जैसे कि अगर देखें हम तो इसको हम फोक ड्रामा भी बोलते हैं। लोक नाट्य को क्या बोला जाता है? फोक ड्रामा। अब यहाँ देखिए जो लोक नाट्य होता है मध्य प्रदेश में लोक नाट्य का विशेष स्थान हमको देखने को मिलेगा। साथ में अगर देखें तो हमको समाज की जो संकल्पना है, एक प्रकार से अगर देखें भावना, संवेदना तथा जो ऐतिहासिकता है उसको अभिव्यक्ति भी करता है लोक नाट्य। नाट्य अपने आप में एक प्रकार से संपूर्ण विधा है, जिसके अंतर्गत देखें तो संवाद, कविता, अभिनय, संगीत आदि जो है एक साथ उपस्थित रहते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों का जो सम्मिश्रण है वो एक प्रकार से लोकनाट्य होता है। और इसके अंतर्गत भी हम जो है विभिन्न लोकनाट्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य, मालवा क्षेत्र के, बघेलखंड क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। और कहाँ कहाँ ये सारे हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये वाला इतना क्षेत्र आपको निमाड़ क्षेत्र नज़र आएगा, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आपको मालवा नज़र आएगा, ये इधर आपको बुंदेलखंड नज़र आएगा और इधर से इतना जो बचा है वो आपको बघेलखंड नज़र आएगा। तो ये सारे क्षेत्र आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि अब तक तो आपको दिमाग में फिट हो गए होंगे और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निमाड़। निमाड़ के अंतर्गत हम एक ही लोक जो नाट्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको निमाड़ क्षेत्र आपको यहाँ ध्यान में रखना है और एक पढ़ेंगे उसका नाम है गम्मत। ठीक है। तो अगर इसकी क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हमको क्या देखने को मिलेगा? निमाड़। ठीक है। यह निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध पारंपरिक लोकनाट्य है। और जो गम्मत होता है प्राय 3 अवसरों मतलब जो 3 अवसर विशेष रूप से इसको मतलब प्रस्तुत किया जाता है। तो हमको एक जो है नवरात्रि के अवसर पर देखने को मिलेगा, एक तो होली के अवसर पर और एक हमको देखने को मिलेगा गणगौर के अवसर पर। ठीक है। तो यह लोगों के मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि एक प्रकार से अगर देखें तो सबके सामने जो है अपने मन की बात कहने का भी एक बड़ा माध्यम सामने आता है। गम्मत का जो आधार होता है पारंपरिक लोक समाज और उसका जनजीवन होता है। साथ में अगर देखें तो इसमें जो होता है प्रमुख जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको वाद्य यंत्र के रूप में मृदंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको झांझ भी देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से वाद्य यंत्र होते हैं। और गम्मत में एक प्रकार से अगर देखें तो स्त्री पात्र की भूमिका जो है पुरुष निभाते हैं। मतलब यहाँ पे जो पुरुष होते हैं पुरुष की भूमिका तो निभाते हैं, परंतु स्त्री की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष के द्वारा ही इसकी भूमिका निभाई जाती है। तो निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य है गम्मत, हमने देखे यहाँ पे। अब हम देखते हैं मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य। तो यहाँ देखिए मालवा क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया कहाँ पे है। ठीक है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर आलसी भी करते हैं तो आप आलसी ना करें। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमको जो है लोकनाट्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है माच। और माच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राजकीय नाट्य भी है मध्य प्रदेश का। तो इसके बारे में हम देखेंगे। हमको इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा मालवा। और मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकनाट्य जो है माच, मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश है प्रदेश का राजकीय नाट्य उसको घोषित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मालवा में लोकमंच के रूप में माच लगभग 200 वर्षों से लोक के मनोरंजन का एक प्रकार से माध्यम बना हुआ है। माच जो होता है मालवी लोक का बेजोड़ एक प्रकार से, मतलब जो मालवी लोक है उसका बेजोड़ रंगकर्म है। माच की अगर बात करें तो ये जो है संस्कृत के जो मंच है उससे बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि माच राजस्थान के ख्याल कलगी तुर्रा की मालवी संतान है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो माच है माच की विकसित रूप ने जो है एक प्रकार से मौलिक आत्मीयता उज्जैन की लोक बस्तियों में प्राप्त की है। उज्जैन माच की उद्गम भूमि मानी जाती है। तो जो माच है माच की अगर बात करें तो यहाँ पे उसकी उद्गम भूमि क्या मानी जाएगी? उज्जैन मानी जाती है।
इसके साथ ही नाच के जो प्रवर्तक होते हैं उनको हम गुरु या उस्ताद कहते हैं, और उस्तादों के अपने अपने अखाड़े होते हैं। नाच को प्रतिष्ठा दिलाने वाले गुरुओं में सर्व प्रमुख रूप से अगर देखें तो गोपाल जी, बाल मुकुंद, राधा किशन जी, और इसके अलावा भैरू लाल जी, ये सभी जो है इस प्रकार से इसके उस्ताद या मतलब प्रसिद्धि दिलाने में काफ़ी प्रमुख रहे हैं। साथ में हम देखें आगे जो नेक्स्ट है मतलब बघेलखंड के लोकनाट्य की अगर बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्र आपको पता चल गया होगा, ये वाला पूरा क्षेत्र आपको बघेलखंड क्षेत्र नज़र आता है। और इसके कुछ लोकनाट्य है जैसे छऊर है, मनसूखा है और हिंगाला है। अब क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ये आपके सामने दिख रहा है बघेलखंड, ठीक है। अब यहाँ देखें तो छऊर जो बघेलखंड में कृषक जातियों का लोकनाट्य है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये कृषकों का, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसी मंच की ज़रूरत नहीं होती है। गांव के चौराहा अथवा चौपाल पर या घर के आंगन में छऊर नाट्य किया जा सकता है। इसमें पुरुष या स्त्री जो होते हैं मतलब दोनों ही पर्सन, पुरुष और स्त्री इसमें भूमिका निभाते हैं। और अवसर की अगर बात करें तो इसमें जो होता है दीपावली के जो पर्व है उसको लेकर गोपाष्टमी तक अहीर जो होते हैं, तेली और कुम्हार जाति के लोग छऊर नाट्य यहाँ पे मतलब एक प्रकार से 3 जाति होती है, अहीर, तेली और कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो बघेलखंड जो होता है, बघेलखंड की सामंती व्यवस्था के शोषण और कृषक जीवन के कर्तव्य संघर्ष छाऊर लोकनाट्य का विषय होता है। छाऊर मुख्य रूप से मौखिक शैली का लोकनाट्य है, तो ये भी आपको याद रखना है, मौखिक शैली का लोकनाट्य है। फिर देखें नेक्स्ट मनसूखा, तो ये हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर देखें तो मनसूखा लोकनाट्य एक लोक प्रहसन है जिसे रास का एक प्रकार से बघेली रूपांतरण माना जाता है। तो ये हमको याद रखना है, ये जो बघेली रूपांतरण है किसका है, रास का। इसके अलावा देखें तो इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, मनसूखा के अंतर्गत। इसमें सभी त्योहारों एवं उत्सवों पर किया जाता है। तो यहाँ पे सभी अवसरों पर एक प्रकार से देखें सभी त्योहारों के अवसर पर ये हमको बघेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कौन सा, मनसूखा लोक मतलब एक प्रकार से लोकनाट्य जो होता है मनसूखा वो सभी क्षेत्रों में देखने मतलब सभी जो त्योहारों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसमें मनसूखा कहे जाने वाले जो विदूषक होते हैं और गोपियाँ उसमें नोकझोंक होती रहती है। आज भी अगर देखें तो इसमें जो विदूषक होते हैं उनको बघेलखंड के गाँव में मनसुख या लाल कहने का प्रचलन भी यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट देखें हिंगाला की अगर बात करें तो हिंगाला हमको देखने को मिलेगा जो हिंगाला है मंच रहित होता है, मतलब इसमें भी हमको किसी प्रकार का मंच देखने को नहीं मिलता है। सीधा और सरल नाट्य है जो बघेलखंड क्षेत्र का है। तो ये हमने देखे बघेलखंड क्षेत्र इसका है, और इसको भी हम देखें तो सभी अवसरों पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। जो लोकनाट्य है वो सभी अवसरों पर देखने को मिलता है, उत्सवों में देखने को मिलता है। इसमें हास्य या कटाक्ष से युक्त 2 दलों के बीच गीतों के माध्यम से नोकझोंक होती है। इस लोकनाट्य में नट नटी के अतिरिक्त दर्शक भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे बघेलखंड क्षेत्र के। कुछ और है जैसे कि देखें तो जिंदवा, लकड़बग्गा, रास और रामलीला। तो ये इनके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, जो जिंदवा है उसको एक प्रकार से हम देखें तो इसको क्या बोला जाता है, बहलोल भी बोला जाता है, और यह मूलतः है महिला नाट्य है, ठीक है। महिला नाट्य है ये, और जिसका अनुष्ठान जो होता है एक प्रकार से विवाह के अवसर पर होता है। और किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यह स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर हास परिहास के साथ अभिनय और गायन सहित किया जाता है। पुरुषों को जो है एक प्रकार से नाट्य देखने पर उन्हें झाड़ू एवं मूसलों की मार भी पड़ती है, मतलब पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है लकड़बग्गा। तो लकड़बग्गा जो होता है आदिवासी युवक युवतियों का लोकनाट्य है। तो यहाँ हम याद रख सकते हैं आदिवासी जो युवक युवती होते हैं उनका लोकनाट्य है। खुले मंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है और यह विवाह के बाद खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं
विवाह के बाद ये देखने को मिलता है। जो लड़की होती है उसको लकड़बग्गा उठा ले जाता है, लड़की क्रंदन करती है और इस वन्य नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है। इसके अलावा रास की अगर बात करें तो रास के अंतर्गत हमको जो है ये भी इसका क्षेत्र भी हमको देखने को मिलेगा बघेलखंड। तो जो राधा कृष्ण है और गोपियाँ उनके प्रसंग होते हैं, उनको लेकर कृष्ण लीला बघेलखंड के गाँवों में की जाती है। रास जो होता है कृष्ण लीला का ही एक अंग माना जाता है और बघेली में इसका अभिनय पारसी कंपनियों के प्रभाव से एक प्रकार से आक्रांत दिखता है। कालीदाह जो प्रसंग है, गेंद लीला, वैद लीला, नर्तकी प्रसंग यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर देखें तो ये मतलब किसी भी अवसर पर ये हमको देखने को मिलती है और कृष्ण लीला का ही एक दूसरा रूप हम देख सकते हैं इसके उपलक्ष्य में बघेलखंड क्षेत्र में। अब देखें तो रामलीला, तो रामलीला की अगर बात करें तो ये भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बघेलखंड क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ हमको जो बघेलखंड है उसमें रामलीला अनेक पारंपरिक मंडलियाँ है यहाँ पर देख सकते हैं और रामलीला में राम की कथा का उनकी लीला के अनुसार मंचन होता है, मतलब किसी भी अवसर पर यह प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, चलिए हमने बघेलखंड देख लिए, बघेलखंड क्षेत्र के लोकनाट्य। अब हम देखते हैं लोकनाट्य किस क्षेत्र के, बुंदेलखंड के। और बुंदेलखंड में हमको मुख्य रूप से दो देखने को मिलेंगे, एक तो स्वांग और एक बुंदेली नौटंकी। तो यहाँ देखें हम, तो देखिए हमको जो स्वांग है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा क्या, बुंदेलखंड। और जो स्वांग है, स्वांग बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य है। इसे राई नृत्य के बीच में हास्य और व्यंग्य के लिए किया जाता है। स्वांग की अवधि अधिक से अधिक 10-15 मिनट होती है और इसमें नकल उतारी जाती है। स्वांग में अधिक से अधिक 3 या 4 पात्र होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब जो अवधि होती है वो होती है 10 से 15 मिनट और जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति मतलब पात्र की अगर बात करें तो 3 से 4 हुआ करते हैं। पुरुष ही जो है स्त्री मतलब एक प्रकार से अगर स्त्री का रोल है तो वो पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाएगा। इसमें एक विदूषक पात्र भी होता है। धतूरा, खान, ब्याह को, स्वांग, भूरी भैंस, पंडित ठाकुर आदि प्रसिद्ध स्वांग होते हैं। तो ये किसी भी अवसर पर हमको देखने को मिलता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा बुंदेली नौटंकी की अगर बात करें तो जो नौटंकी होती है इसमें हम देख सकते हैं यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रकार से प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कौन सा, बुंदेली नौटंकी। और इसकी यह एक प्राचीन शैली धीरे धीरे जो है एक प्रकार से विकारग्रस्त होने लगी है। मतलब अभी वर्तमान में इसकी शैली विकारग्रस्त होने लगी है। और नौटंकी में प्रहलाद, ध्रुव होता है, मोरध्वज होता है, पूरन, भगत, जो सभी भक्त है जैसे आदर्श पौराणिक चरित्र यहाँ पर लाए जाते हैं किसी भी अवसर पर। तो ये हमने देखे बुंदेली नौटंकी, बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ लोकनाट्य देखें। इसके अलावा कुछ और लोकनाट्य हमको देखने को मिलेंगे जिसके अंतर्गत अन्य प्रमुख लोकनाट्य है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि रहस्य है, भवाई है, खम्ब, स्वांग है, पंडवानी है, ये सारे हमको देखने को मिलेंगे। कुछ और हम जो है आगे देखेंगे तो वो आगे हमको कुछ जो है नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले देखते हैं रहस्य, जिसको एक प्रकार से अगर देखें तो रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। और क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो है निमाड़ क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। अवसर में हम देख सकते हैं जैसे जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमको देखने को मिलता है। मतलब जो भाद्रपद होता है, महा होता है, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास निमाड़ के गांव में कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति रासलीला के माध्यम से देखी जा सकती है। और गीत, नृत्य और संगीत का समन्वय यहाँ पे होता है, तो ये भी हम देख सकते हैं। गीत, नृत्य और जो संगीत होता है उसका समन्वय, मतलब एक प्रकार समकलित रूप देखने को मिलता है रासलीला के अंतर्गत। साथ में हम देखें भवाई लोकनृत्य की अगर बात करें, लोकनाट्य की बात करें भवाई की, तो इसके अंतर्गत देखें क्षेत्र हमको झाबुआ ज़िले के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ में हमको अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर और जो झाबुआ है, इन ज़िलों में जो आदिवासी है उनके द्वारा, ये भी याद रख सकते हैं आप, आदिवासियों के द्वारा खुशी के अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। साथ में ये ध्यान में रख सकते हैं आप, खुशी के अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है आदिवासियों के द्वारा।
इसमें अभिनय जो होता है, अभिनय शुरू होने के पहले एक प्रकार से अगर देखें तो हमको यहाँ पे जो गणपति भगवान है, गणेश जी और अम्बा की स्तुति यहाँ पे की जाती है। उसके बाद समाज से जुड़े जो प्रसंग है उस पर एक प्रकार से पुरुषों के द्वारा, जो कलाकार जो होते हैं वो कौन होते हैं, पुरुष कलाकार होते हैं, इनके द्वारा अभिनय यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है खम्ब स्वांग। तो इसका जो क्षेत्र है हमको देख सकते हैं, देखिए जो कोरकू है, अब कोरकू कहाँ देखने को मिलेगा, कोरकू आपको बैतूल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो आप क्षेत्र ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ देखें तो खम्ब स्वांग का अर्थ है खम्बे के आसपास किए जाने वाले प्रहसन से है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो रावण का पुत्र था, ऐसी मान्यता है कि जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसने कोरकुओं को एक बड़ी विपत्ति से बचाया था। तो उसी स्मृति में अगर देखें तो कोरकू आदिवासियों के द्वारा इस नाटक का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक कोरकू गांव में एक मेघनाथ खम्भ होता है। इसके आसपास अगर देखें तो जो क्वार माह होता है, अश्विन बोल सकते जिसे, क्वार माह की जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि अर्थात देव उठनी जो एकादशी, मतलब नवरात्रि से जो एकादशी है क्वार माह की, उस तक कोरकू जो होता है, कोरकू प्रत्येक रात नए नए स्वांग यहाँ पर खेलते हैं। तो ये अलग अलग देख सकते हैं हम यहाँ पर। और खम्ब स्वांग जो होता है मात्र पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें लोक जनजीवन में भी विभिन्न प्रसंगों पर कटाक्ष किया जाता है। इसमें जो होता है हास्य परिहास के साथ सामाजिक विसंगतियों पर भी काफ़ी प्रहार देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत, खम्ब स्वांग के अंतर्गत। इसके अलावा एक और देखने को मिलेगा जिसके अंतर्गत अगर देखें तो ये पंडवानी देखने को मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम पंडवानी के अंतर्गत मुख्य रूप से ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो शहडोल में, साथ में हम देख सकते हैं अनूपपुर, इसके अलावा बालाघाट में हमको देखने को मिलेगा, बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अवसर की बात करें तो अवसर के रूप में हम देख सकते हैं शादी विवाह के अवसर पर ये पंडवानी लोकनाट्य देखने को मिलता है। अब मुख्य रूप से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता था पहले ये, परंतु बाद में हम देख सकते हैं, देखिए मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में ध्यान रखें तो शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में देखने को मिलता है शादी विवाह के अवसर पर। तो हमने देखिए आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं इस मैप के अंतर्गत, तो आपको ज़्यादा कहानी टाइप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से याद रहेगा। अन्य प्रमुख लोकनाट्य के अंतर्गत सारी चीज़ हमने यहाँ देखे और एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखे थे लोकगीत के बारे में और अभी इसके बाद हमने यहाँ पे लोकनाट्य के बारे में देखा। तो लोकनाट्य के पहले भी हमने लोकनृत्य के बारे में देखा। तो लोकनृत्य में हमने सारे देख लिए, निमाड़ क्षेत्र के, मालवा क्षेत्र के, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो ये सारी चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। इसके बाद हमने देखे हैं लोकनृत्य के अंतर्गत कुछ और देखे हैं, जैसे कि आदिवासी नृत्य की बात करें तो आदिवासी नृत्य में भी हमने सारे देख लिए और कुछ लोकेशन भी यहाँ देखे थे, जैसे कर्मा नृत्य है, दशहरा, परधोनी, भगोरिया। इसके अलावा कुछ और देखे थे जैसे कि आप देख सकते हैं सैला, भड़म, सराहुल, सेतम, अटारी। साथ में लोकनाट्य देखे थे, लोकनाट्य में भी हमने 4 देखे, निमाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो हमने सभी के बारे में देखे, जैसे निमाड़ क्षेत्र में हमको सिर्फ एक देखने को मिला, मालवा क्षेत्र में भी हमको ओनली एक ही देखने को मिला, माच, जो कि हमारा राजकीय नाट्य है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा बघेलखंड क्षेत्र में हमको देखने को मिला छाउर, मनसुका, हिंगाला और कुछ और देखने को मिला, जैसे कि जिंदवा, लकड़बग्गा, रास, रामलीला, ये सभी देखने को मिला। नेक्स्ट देखें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमको देखने को मिला 2 लोकनाट्य और बुंदेलखंड क्षेत्र आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे स्वांग है और बुंदेली नौटंकी। कुछ अन्य प्रमुख लोकनाट्य देखने को मिला, जैसे देखें रहस्य है, भवाई है, खम्ब स्वांग है और पंडवानी। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे लोकनाट्य के रूप में कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं लोक चित्रकला, जिसे हम बोलते हैं फोक पेंटिंग। तो इसमें हम सारी चीज़ें जानेंगे, मतलब जो लोक चित्रकला होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो लोक चित्रकला है उन सभी क्षेत्र के बारे में देखेंगे, जैसे कि निमाड़ की लोक चित्रकला। निमाड़ की लोक चित्रकला के अंतर्गत हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की चित्रकला जो कि अलग अलग अवसरों पे हमको देखने को मिलती है। फिर मालवा की चित्रकला के बारे में बात करेंगे, फिर बघेली चित्रकला। उसके अलावा हम देखेंगे बुंदेली चित्रकला और बुंदेली चित्रकला के अंतर्गत ही भी कुछ हम देखेंगे
बैगा चित्रकला, गोंड चित्रकला और पिथौरा चित्रकला। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। फिर आगे हमारा धीरे धीरे जो है सारी चीज़ एंड हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे शिल्पकला के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारी शिल्पकला देखेंगे, तो वो हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, कुछ मतलब जो है मुख्य रूप से जो शिल्प है, शिल्पकला है, उसके बाद हम पर्व उत्सव के बारे में जानेंगे और फिर मेलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हम अब जो है यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं लोक चित्रकला के बारे में।